आज हम पढ़ेंगे एक अच्छी कॉमिक्स नए कैरेक्टर्स की बढ़िया कहानी का नाम है दुनिया खतरे में। आइए शुरू करते हैं। दुनिया खतरे में। उस समय संसार के समस्त लोगों के रोंगटे खड़े हो गए जब उन्हें अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा एक अजीबोगरीब इंसान का चेहरा। पृथ्वी के समस्त प्राणियों को मोगासा का प्रणाम। ओ मम्मी, मेरे मन पसंद प्रोग्राम के बीच ये भयानक चेहरा कहाँ से आ गया? डरो मत बेटी, आपके प्रोग्राम में बाधा डालने के लिए क्षमा चाहता हूँ, पर मुझे आप लोगों तक एक जरूरी सूचना पहुंचानी है। माइकल, सलीम बेग, ब्रांडो, गजराज। फिर स्क्रीन पर उभरे चार चेहरे। ये चारों इंसान आपकी धरती के लिए खतरे के अवतार के समान हैं। उस अंतरिक्ष मानव की आवाज विश्व के हर देश में सुनी जा रही थी। इन चारों के पास माचिस के आकार की एक एक डिबिया है। उनमें कैद है धरती की मौत, चार कैप्सूलों के रूप में। ओ माय गॉड, ओ नो। इराक में चारों कैप्सूल पृथ्वी के किसी भी विध्वंसक परमाणु बम से भी ज्यादा भयंकर तबाही ला सकते हैं। या अल्लाह, ये क्या कह रहा है? रूस में, अर्थात इनमें से अगर एक कैप्सूल बम भी इस्तेमाल हो गया तो आपकी पृथ्वी के एक तिहाई हिस्से से इंसान नाम की चीज खत्म हो जाएगी। सर कौन हुआ सकता है ये जो इतनी बकवास कर रहा है? चुपचाप सुनते रहो और रिकॉर्डिंग कर लो इसे। और भारत में भी चारों व्यक्तियों को चारों कैप्सूल सिर्फ 7 दिन के लिए दिए गए हैं। अगर 7वें दिन तक इनका इस्तेमाल न हुआ तो ये स्वयं ब्लास्ट हो जाएंगे। हर डिबिया के खुलने का संबंध डिबिया के मालिक के मानसिक तरंगों से है। सिर्फ उसी के चाहने से डिबिया खुल सकती है। और सबसे अहम बात यह है कि अगर इन 7 दिनों के अंदर कैप्सूल के डिबिया का मालिक आत्महत्या करेगा या उसकी हत्या हो जाएगी तो उसका अपने कैप्सूल बम से मानसिक संपर्क टूट जाएगा और कैप्सूल ब्लास्ट हो जाएगा। अतः आपके पास 7 दिन है अपनी पृथ्वी की मानव जाति को बचाने के लिए। इन 7 दिनों में आप किस प्रकार कैप्सूल बमों को निष्क्रिय करते हैं, यह आप लोगों की कार्यकुशलता पर निर्भर है। साथ ही यह भी कोशिश करनी है कि इन चारों में से कोई भी अपना कैप्सूल बम प्रयोग न कर पाए, वरना पृथ्वी पर महाविनाश मच जाएगा। मोगासा के स्क्रीन से लुप्त होते ही, सर मुझे तो यह 2 कोड़ी की धमकी लगती है, किसी पागल साइंटिस्ट की। शट अप, यू आर माउथ। पता लगाओ माइकल कहाँ है और उससे ये कैप्सूल बम छीन लो। साथ ही हमें बाकी तीनों बम भी हासिल करने हैं। अमेरिकन CIA, क्योंकि भारत, रूस और इराक में से किसी को कैप्सूल मिल गया तो हो सकता है वे अमेरिका के विरुद्ध उसका प्रयोग कर दें। विशेष रूप से मैं इराक की तरफ से निश्चित हूँ, क्योंकि खाड़ी युद्ध में हुई अपनी हार का बदला लेने के लिए वह इन कैप्सूलों को अमेरिका के विरुद्ध प्रयोग कर सकता है। अतः भारत, रूस और इराक स्थित अपने एजेंटों को खबर कर दो कि जान पर खेल कर भी उन कैप्सूलों को प्राप्त करें। सर, हमारे पास ये बहुत अच्छा मौका है। अब हम अमेरिका को खाड़ी युद्ध में अपनी हार का मुंहतोड़ जवाब दे सकेंगे। पर हमें सबसे पहले उस रिटायर्ड मेजर सलीम बेग को ढूंढ उससे कैप्सूल प्राप्त करना होगा। और ये कर तुम करोगे अकरम? इराक की सरकारी मशीनरी भी हरकत में आ चुकी थी और हमारे लिए बाकी 3 कैप्सूल प्राप्त करना भी जरूरी है। उनका हम क्या करेंगे?
कुछ नहीं, केवल सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि रूस और भारत शांति प्रिय देश है और जब हम अमेरिका के खिलाफ कैप्सूल बम का इस्तेमाल करेंगे तो वे मानवता की रक्षा की दुहाई देने लगेंगे। मैं समझ गया सर। मैं आज ही उन देशों में सक्रिय अपने एजेंटों को सतर्क करता हूँ। तीसरी तरफ भारत और रूस। मिस्टर सैनी, कहीं ऐसा न हो कि अमेरिका में हुई खाड़ी युद्ध में अपनी क्षति का बदला लेने की खातिर इराक अमेरिका पर उन बमों का प्रयोग कर दे। अगर ऐसा हो गया तो मानव जाति खतरे में पड़ जाएगी। सिंह साहब, तो फिर आप ही कोई हल सुझाइए। मिस्टर सिंह, सबसे अच्छा उपाय यही है कि हम उन कैप्सूलों को प्राप्त कर उन्हें नष्ट कर दें। इसलिए आप अमेरिका और इराक में गए अपने एजेंटों को सचेत कर दें कि वे लोग रशियन जासूसों के सहयोग से इन कैप्सूलों को वहां से निकाल लाएं। ठीक है, मैं उन्हें ऐसा ही संदेश भिजवाता हूँ। मानव जाति पर छाए इस खतरे को आपसी सहयोग से ही टाला जा सकता है। ओवर एंड ऑल। इन सब बातों से बेखबर माइकल लास वेगास शहर के होटल में पैराडाइज में। माइकल 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 माइकल। अचानक हाल में एक जलजला सा आया। तड़ तड़ तड़। आ ई गोलियां चली। ये रक्तपाती थे इराकी जासूस। साथियों, जल्दी से माइकल को पकड़ो। उसे जिंदा पकड़ने के लिए अगर हमें हाल में खून की नदी भी बहानी पड़ी तो हिचकिचाना मत। आ अरे ये क्या? ई खतरा। वह मंच के पीछे कूदा और पिछले दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। वह भाग रहा है अब्दुल। वह जरूर यहाँ से खिसकना चाहता है। अब्दुल चीते की सी तेजी से पलटा। वह तो पिछले गेट की तरफ गया है। आप किधर? बेवकूफ, रास्ता छोड़। वह घूमकर होटल के सामने आएगा और मैं उससे पहले पहुंच सकता हूँ। उधर माइकल गाड़ी में और बैठते ही उसे आंधी तूफान की तरह भगाने लगा। जू। दूसरे ही पल उसका चेहरा पसीने से नहा गया। तब तक तुम यहाँ? हा हा हा। वह कैप्सूल मुझे दे दे वरना तेरी खोपड़ी में छोटे छोटे छेद बना दूंगा। तब तुम्हें कैसे मालूम कैप्सूल मेरे पास है? स्वीट बॉय, यह बात अब पूरे विश्व को मालूम है। अब जल्दी कर, वह कैप्सूल मुझे दे, वरना मेरी एक गोली से तू जहन्नुम पहुंच जाएगा। फिर तेरा मानसिक संपर्क कैप्सूल से हट जाएगा और फिर होगा एक भयंकर विस्फोट जिससे तेरे प्यारे देश का नाम संसार के नक्शे से हट जाएगा। ओह माय गॉड, यह तो सब कुछ जानता है। माइकल के पीछे लगे थे CIA के जासूस। फास्ट डिसूजा, कहीं इराकी एजेंट माइकल के साथ कोई अनर्थ ना कर दे। मां, मैं अपने देश की खातिर ये कैप्सूल देने को तैयार हूँ। धाएं। उसी पर। आह, ये क्या? माइकल ने बाहर झांका। माइकल, गाड़ी रोको, हमारे साथ चल। अगर मैं इनके साथ गया तो इन्हें कैप्सूल देना पड़ेगा। फिर ये लोग शक्ति के बल पर दूसरे देशों की राजनीति में हस्तक्षेप करेंगे। नहीं, मुझे सिर्फ अपने देश का नहीं, पूरी मानव जाति का हित करना है। मानव जाति का हित देखना है। वह एक्सीलेटर पर पांव दबाता ही चला गया। वह भाग रहा है, पीछे करो। इब्राहिम रोड के दूसरे सिरे पर खड़े थे भारतीय खुफिया विभाग के जासूस व रूसी एजेंट मिथुन और बिरखो। मिथुन, खबर है माइकल का पीछा करते ही CIA वाले इधर आ रहे हैं। गुड, माइकल को कैप्सूल चाहिए सर। कैप्सूल सहित पकड़ने का यह सुनहरा मौका है। बिरखो, तुम माइकल को पकड़ोगे और मैं उन एजेंटों की खाट खड़ी करता हूँ। ओके फ्रेंड। इधर एंथोनी डिसूजा माइकल के पीछे मौत की भांति लगे थे। रुक जाओ माइकल। उफ, गोली भी तो नहीं चला सकता मैं उस पर।
तभी सामने से, डिसूजा जीप संभालो। डिसूजा ने जीप बचाने की कोशिश की मगर धड़ाम धड़ाम और मारुति जीप को साथ लिए खाई में समाने लगा। मेरा काम सफल हुआ। अब देखूं चिरखो सफल हुआ कि नहीं। और चिरखो, मुझे अपनी मोटरसाइकिल टोयोटा से आगे निकालनी है। जू जमीन पर आते ही वह फिर उछला। जू चनाक पलक झपकते ही द्रुत गति से भागती कार के ब्रेक अचानक चीख पड़े। बिजली की सी तेजी से उसने माइकल को बाहर खींचा। जवाब में रुमाल रख दिया उसकी नाक पर चिरखो ने। मेरा जवाब है बेटा, ये क्लोरोफॉर्म का रुमाल का कौन हो तुम? ये जवाब है मेरा, क्लोरोफॉर्म का रुमाल। तब तक मिथुन भी आ पहुंचा। क्या हुआ? डन। फिर मिथुन आकाश में उड़ते एक हेलीकॉप्टर को सिग्नल देने लगा। उधर इराक में काफी माथापच्ची करने के बाद भी मेजर बेग का पता न चला तो काश मैं उस सलीम बेग को पकड़ पाता तो आज करोड़पति होता। सलीम बेग को पकड़वाने या सुराग देने वाले को 5 करोड़ दीनार इनाम। और सलीम बेग छिपे थे अपने ही बंगले के एक गुप्त खाने में। मित्र रहीम खान, मैंने तुम्हें अपना गहरा दोस्त जानकर सारी बात बता दी है। हम चारों ने शपथ ली थी कि कैप्सूल का राज राज ही रहेगा, पर आज तो जैसे सारा देश तुम्हारे पीछे पड़ा है। इन 3 दिनों में मुझ पर बीसियों बार हमले हुए, इसलिए मैं यहाँ छिपकर ये 7 दिन गुजार देना चाहता हूँ, पर मुझे डर है कि दूसरे देशों के जासूसों की खोजी निगाहें मुझे यहाँ भी ढूंढ लेंगी। मित्र, मेरे रहते तुम्हें ऐसी बात नहीं सोचनी चाहिए। मैं जानता हूँ कि क्यों इराकी सरकार तुमसे वो कैप्सूल हथियाना चाहती है, पर इस तरह हाथ पर हाथ धरे कब तक बैठे रहोगे? शायद मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकता हूँ। फिर स्वयं हमारी सरकार ने मुझे पकड़ने के लिए 5 करोड़ का इनाम रखा है। एक तरह से मेरा देश ही मेरा दुश्मन बना हुआ है। तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो खान दोस्त? यही जो इराकी सरकार नहीं कर पाई। मेरी योजना सुनो। लगभग 2 घंटे बाद इराकी खुफिया विभाग में मेजर साहब, आप कहीं ये सपना तो नहीं? क्योंकि जिस इंसान को जिंदा लाने के लिए 5 करोड़ के इनाम की घोषणा की थी, उसे अपने सामने या आप सामने पा आप चौंक क्यों उठे? मुझे मालूम था आप हमें कैप्सूल देने जरूर आएंगे। मैं यहाँ कैप्सूल बम लेकर नहीं बल्कि खाली हाथ आया हूँ। यानी कि तुम नहीं चाहते कि हम खाड़ी युद्ध में हुई अपनी हार का बदला अमेरिका से लें? इस कैप्सूल बम के प्रयोग से सिर्फ अमेरिका ही नहीं, 1/3 धरती की मानवता का विनाश हो जाएगा। इसलिए कैप्सूल पाने के आज छोड़ दो चीफ महोदय। इसी शाम इराक में सक्रिय भारतीय जासूस कालीचरण चीफ के चेहरे पर अचानक क्रोध नाच उठा। मेजर, तुम देश की गद्दारी कर रहे हो। हम तुम्हारे से कैप्सूल हासिल करके रहेंगे। हमारे टार्चर से पत्थर भी बोल उठते हैं। कोशिश करके देख लीजिए चीफ। ओह गॉड, क्या बात है सूजी। अब तो कैप्सूल इरा के हाथ लग जाएगा। खबर पड़ते ही उछल पड़ा कालीचरण। नहीं मिस्टर कालीचरण, आगे पढ़ो। लिखा है मेजर सलीम बेग ने कैप्सूल का पता अभी सरकार को नहीं बताया है। कहीं ऐसा तो नहीं मेजर ने कैप्सूल की डिबिया अपने ही बंगले में छिपा रखी है? ऐसा होने के चांस बहुत कम है, फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। उधर मेजर सलीम बेग पर जुल्म ढाए जा रहे थे। मेजर साहब, अब भी बता दो कैप्सूल कहाँ छिपाया है? हरगिज नहीं। इस पर तब तक कोड़े मारते रहो जब तक ये टूट न जाए। पर हाँ,
यह मरना नहीं चाहिए। इधर मेजर के बंगले के पास, लगता है मेजर यहाँ अकेला रहता था। सूजी तुम ऊपर देखो, मैं अंदर देखता हूँ। कालीचरण अंदर प्रवेश कर गया। अचानक एक चौकोर से टकराया पांव उसका। अरे ये तहखाना था कैसा? तहखाने में उतरा ही था कि वह कि हैंड्स अप। आवाज के मालिक का चेहरा देख कालीचरण की आंखें फटी रह गई। तुम मेजर बेग हो? फिर इराक सरकार की कैद में कौन है? हाँ, पर यह दो मेजर। तुम भारतीय जासूस कालीचरण हो ना? हम दोनों में से एक नकली हैं, पर कौन असली है कौन नकली है इस बात को छोड़ो। असल में मैं तुमसे स्वयं मिलना चाहता था। क्योंकि भारत एक अहिंसावादी देश है, वह कभी मानव जाति का विनाश नहीं चाहेगा। आप हमसे खुलकर भी तो मिल सकते हैं थे। नहीं मिल सकता था, क्योंकि इस तरह मेरा देश मुझे गद्दार की संज्ञा दे देता। फिर ऐसा करने से अमेरिका भारत का भी दुश्मन बन जाता। मैं आपके जज्बातों की कदर करता हूँ, विश्वास कीजिए, आपके साथ धोखा नहीं होगा। पर आपको उसी समय हमारे साथ भारत चलना होगा। मैं भारत चलने को तैयार हूँ। मुझे यकीन है कि भारत इन कैप्सूलों की काट अवश्य ढूंढ लेगा। अमेरिका के एजेंटों पर नॉर्टन का गुस्सा बरस रहा था। एक इंडियन जासूस तुम्हारे साथियों को हत्या करके माइकल को कैप्सूल सहित ले उड़ा। ये हमारे और तुम्हारे लिए डूब मरने की बात है। सर, हम भारत की ईंट से ईंट बजा देंगे। अपनी मिसाइलों से भारत में तबाही ला देंगे। क्या घटिया सुझाव है। जब इंटरनेशनल कोर्ट हमले का कारण पूछेगी तो वह कह देंगे भारत ने हमारे माइकल को कैप्सूल सहित उड़ा लिया है। यानी पूरे विश्व को बता दें कि अमेरिका के हाथ से कैप्सूल बम निकल चुका है। फिर जैसे ही इराकियों तक ये खबर पहुंचेगी, वे हमें निहत्तर समझ हम पर हमला कर देंगे। तो फिर हमारे लिए क्या आदेश है सर? अब केवल एक ही उपाय है। जिस तरह से इंडियन माइकल का अपहरण कर ले गए हैं, हमें इंडियन लीडर गजराज का अपहरण करना होगा। अगले दिन गजराज, आज चौथा दिन है मुझे अपनी इस पहाड़ी कॉटेज में छिपे। बस 2 दिन और शांति से गुजर जाए तो मैं स्वयं कैप्सूल बम भारत सरकार को सौंप दूंगा। तभी उनका पीए प्रेमचंद आया। सर, इजाजत हो तो मैं बाहर का एक चक्कर लगाऊं? हाँ प्रेम, हम भी इस पहाड़ी पर रहते हुए शहर की राजनीति से एकदम कट गए हैं। तुम आज ही जाकर ताजी स्थिति जानकर आओ। और ये, हाँ, हमारे बारे में किसी को ना बताना। आप बेफिक्र रहें सर। उधर अमेरिकन जासूस गजराज की खोज में कुत्तों की भांति सूंघते फिर रहे थे। मार्को गजराज न जाने कहाँ छिप गया है। हमें उसे हर हाल में ढूंढना होगा। रस्की तभी खुशी से उछल पड़ा मार्को। रास्की, वह देखो जो न्यूज़पेपर खरीद रहा है, वह गजराज का पीए प्रेमचंद है। ए भाई, एक पेपर देना। मार्को की कार ने तेजी से यू टर्न किया। फिर पलक झपकते ही सब कुछ हो गया। अरे! कार फर्राटे भरती रोड की छाती चीरती आगे बढ़ गई। कौन तुम? सटा। फिर एक स्थान पर पहुंच। अगर तूने ज्यादा चू चपड़ की तो खोपड़ी में रोशनदान बना दूंगा। और अगर हमारे सवालों का जवाब ठीक ठाक दिया तो इस 2 लाख के बैग के मालिक बन जाओगे। घाटे का सौदा तो अपने को भी पसंद नहीं। मैं भी अपनी जिंदगी की सुरक्षा चाहता हूँ, और यह बैग भी। पूछो क्या पूछते हो? प्रेमचंद ने अपने मतलब की बातें पूछकर, अब यह बैग तुम्हारा है, और जितनी जल्दी हो सके इसे लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। हो जाता हूँ मेरे बाप। बैग पे लेकर प्रेमचंद यूं भागा जैसे उसके पीछे लुटेरे पड़े हों। वाह, 2 लाख! अब सारी जिंदगी चैन से कटेगी। तभी वह कुछ ही दूर पहुंचा था कि बैग में बंद मौत जाग उठी। धड़ाम।
राशि, तेज चलाओ कार, हमें फौरन वह डोम की पहाड़ियों पर पहुंचना है। आज हम दिखा देंगे कि अमेरिकन एजेंट कभी अपने मिशन में फेल नहीं होते। दूसरी ओर प्रोफेसर इनसेमिटी, ये हैं अमेरिकी पॉप सिंगर माइकल और ये इराकी रिटायर्ड मेजर सलीम बेग। इनके बारे में दुनिया इतना जान चुकी कि अब इनका परिचय किसी परिचय का मोहताज नहीं है। मिस्टर बेग, पहले मैं डिबिया में बंद वह कैप्सूल देखना चाहता हूँ। माइकल व मेजर बेग ने अपनी मानसिक तरंगों के संकेत से डिबिया खोली। देखने में तो ये आम कैप्सूल जितने हैं। मैं जरा इनकी जांच करके पता लगाता हूँ, ऐसी क्या चीज भरी है इसमें जो पूरे विश्व के लिए खतरा बन सकती है। फिर शुरू हुआ प्रोफेसर कांत का परीक्षण। पर उन कैप्सूलों का बाल विवाह करना हुआ। उफ, जाने किस धातु के बने हैं ये। अब मुझे इन पर अपने विशेष परीक्षण करने होंगे। कुछ भी कीजिए प्रोफेसर, पर अब सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। इन 2 दिनों में आपको इन्हें निष्क्रिय करना होगा। रुक जाओ गजराज, वरना हम तुम्हें शूट कर देंगे। उधर बडांग की पहाड़ियों पर रुक जाओ गजराज, वरना हम तुम्हें शूट कर देंगे। क्या कर रहे हो बेवकूफ? क्यों रोका मुझे? ओह, आई एम सॉरी मार्को, क्रोध में मैं यह सब भूल गया था। उसके मरते ही कैप्सूल बम फट जाएगा, फिर इंडिया के साथ हम भी तबाह हो जाएंगे। चलो जल्दी, हमें उसको जिंदा पकड़ना है। मगर घायल गजराज जानता था उसकी जिंदगी भारत के लिए कितनी कीमती है। रुक जाओ गजराज, मुझे जिंदा पकड़ना है, मुझे तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। बड़ी कठिनाई से गजराज ने सीट संभाली और फिर तोप से छूटे गोले की भांति उसकी वैन भागी। यह कार उन्हीं अमेरिकन जासूसों की है। अगर इसे छोड़ दिया तो वे मेरा पीछा कर सकते हैं। गजराज ने वैन की जोरदार साइड कार को मारी, धड़ाम, और कार लुढ़क कर खाई में गिरी। धड़ाम। कुछ देर बाद भारतीय सीक्रेट सर्विस की इमारत के सामने गजराज की वैन ने ब्रेक खींचे। उफ, हमारी कार भी खाई में गिरा गया। कमबख्त, ताकि हम उसका पीछा न कर सकें। हाथ में आया शिकार निकल गया। कुछ देर बाद भारतीय सीक्रेट सर्विस की इमारत के सामने गजराज की वैन के ब्रेक चीखे। अरे मंत्री जी, आप समय मत गवाओ, फौरन अपने चीफ को बुलाओ। सूचना मिलते ही चीफ भागे आए। मंत्री जी, आप कहाँ? ये अब तक? चीफ महोदय, सवाल नहीं, पहले तुरंत मेरा उपचार कराएं। मुझे जीना है देश की खातिर। सर, मंत्री जी के शरीर में गोलियों का जहर फैल चुका है, उनके बचने के चांस बहुत कम है। क्या कह रहे हो प्रोफेसर कांत? कुछ करो। लेकिन मैं वादा करता हूँ सर, मंत्री जी को जिंदा रखूंगा किसी भी रूप में। कुछ भी करो प्रोफेसर, गजराज का जीवित रहना बहुत जरूरी है। इधर इराक में मेजर साहब, बता दीजिए कहाँ छिपाया है आपने कैप्सूल? हरगिज नहीं, यह सिर्फ अपने देश का सवाल होता तो अवश्य बता देता, पर यह पूरी मानव जाति की रक्षा का सवाल है। बस 2 दिन और मुझे इनके जुर्म बर्दाश्त करने हैं। जाने किस मिट्टी का बना है यह इंसान? इसे क्या कहूँ, देशद्रोही या मानवता का रक्षक? अपने देश की खातिर मैं इस रूप में भी खुश हूँ सभी साथियों। देख लीजिए आप मंत्री जी, जिंदा भी हूँ और मृत भी। उधर प्रोफेसर कांत की प्रयोगशाला में प्रत्येक व्यक्ति पर हैरानी का तूफान सवार था। अरे ओ गॉड, व्हाट ग्रेट! ये क्या? प्रोफेसर कांत, इन संकट के क्षणों में आपने जो भी किया प्रशंसनीय है। थैंक यू। किसका फोन हो सकता है? मैं देखता हूँ कांत। टिन टिन। हेलो हेलो। उधर से जो कहा गया उसे सुनकर चीफ सर से पांव तक कांप उठे। क्या नहीं? फिर फोन रखकर, क्या बात है सर?
आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? ओह गॉड, बहुत बुरी खबर है। तुम्हारा चौथा साथी रशियन भिखारी ब्रांडो पागल हो गया है। चीफ के शब्दों ने उसके बीच बम का धमाका सा किया। क्या? नहीं। ओह गॉड। इधर एक बैठक में कहाँ तो हम पूरे विश्व को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और कहाँ हमारे ही देश में रूस में खतरे की तलवार लटक रही है। सर इजाज़त हो तो मैं कुछ कहूँ? हाँ हाँ कहिए मिस्टर राज। आप तो इंडियन इंटेलिजेंस की नाक कहे जाते हैं। सर एक बार मुझे ब्रांडो के पास जाने का मौका दीजिए। ब्रांडो के पास? हमने दौलत का ढेर लगा दिया है, फिर भी उसकी भूख नहीं शांत हो रही। ऐसे में तुम क्या करोगे राज? मैं वह करूँगा जो आप नहीं कर पाए। चीफ ने राज को अनुमति दे दी। उधर रूस में पागल ब्रांडो दौलत के अपार ढेर पर कह कर लगातार नाच रहा था। हा 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 हा। और लाओ दौलत, मगर 2 घंटे में मेरे कदमों के नीचे रूस की सारी दौलत न आई तो मैं ये कैप्सूल बम यहीं ब्लास्ट कर दूंगा। उफ, यह पागल रूस को जरूर तबाह करके रहेगा। हाँ हाँ हाँ, रूस की सारी दौलत मेरे कदमों में डाल दो। उफ, यह तो पागल की तरह दौलत के ढेर पर कूद रहा है। हाँ हाँ हाँ, दौलत का आज मेरे सामने कोई मोल नहीं और मैं भिखारी होते हुए भी रूस की सारी दौलत से ज्यादा कीमती हूँ। हाँ हाँ हाँ। ए मेरे पास मत आ। मैं तुम्हारे लिए हीरो भरा सूटकेस लाया हूँ। देखोगे हीरे? लो पकड़ो। उत्सुकतावश ब्रांडो ने सूटकेस खोला। अगले पल उफ, धोखा। बाकी शब्द वह न बोल सका क्योंकि तीव्र असरदार जहरीले धुएं ने उसे पलक झपकते ही बेहोश की नींद में सुला दिया था। मेरी युक्ति कामयाब हो गई। खुशी से चीखते हुए रशियन चीफ आगे बढ़े। वेरी गुड मिस्टर राज, आई एम प्राउड ऑफ यू। लेकिन इसे तब तक बेहोश रखना पड़ेगा सर जब तक 7 दिन न बीत जाए। शीघ्र ही चौथा कैप्सूल लेकर राज इंडिया के लिए रवाना हो गया। अमेरिका में हमारे नंबर 1 जासूस क्या घास खोद रहे हैं? सर इंडियन एजेंटों की किस्मत अच्छी है। अब तो एक ही तरीका है, वह भी बक दो। सर इंडिया में स्थित अपनी जासूस टोली को निर्देश दें कि वे किसी भी तरह मौका पाकर चारों को अपहरण कर लें। ये बात कुछ जचती नहीं। अभी क्यों नहीं? प्रोफेसर कांत, इस समय चारों कैप्सूल और चारों आदमी हमारे पास हैं। इनकी सुरक्षा हेतु इन्हें मिलिट्री के हेडक्वार्टर पहुंचा दिया जाए और हिंदुस्तान में। ठीक है सर, आज शाम इन्हें ले जाया जा सकता है। मैं भी इनके ब्रेन वॉश करना चाहता हूँ 2 दिन, ताकि अगर अमेरिका या इराकी एजेंटों के हाथ में पड़ भी जाए तो वे इन्हें टॉर्चर करके भी इनसे कैप्सूलों का दुरुपयोग न करवा सकें। आप लोगों की क्या राय है? हम विश्व शांति के लिए अपनी जान दे सकते हैं। सबकी सुरक्षित मिलते ही अब ये सब भूल जाएंगे, यहाँ तक कि कैप्सूलों को भी प्रयोग करने के कोड वर्ड भी। उसी समय कहीं और मार्को, आज शाम उन चारों को प्रोफेसर कांत के यहाँ से मिलिट्री हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा। गुड न्यूज़। ये साला डियर का बच्चा एक बार हमारे हाथ से बच गया है। इस बार हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। लगभग ऐसा ही प्लान इराक का था। हुसैन, ये खबर टॉप सीक्रेट है। हम उन्हें रास्ते में ही उड़ा देंगे। उसी शाम प्रोफेसर कांत यहाँ से एक काफिला चला। जब काफिला एक पहाड़ी से होकर गुजरा, हुसैन तैयार। यस। बेआवाज हेलीकॉप्टर काफिले के ऊपर। खट। शक्तिशाली मैग्नेट प्लेट कार से जाती थी और कार। सर हेलीकॉप्टर कार का अपहरण कर रहा है। फायर, फायर। रॉकेट लॉन्चर ने आग उगलनी शुरू कर दी।
इधर हेलीकॉप्टर झुकाई देकर साफ बच गया। धाए धाए साए साए तड़ाक धुम। वे आसानी से हमारा पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं, तुम भी बम फेंको। धड़ाम। क्रोध से पागल भारतीय जवान ने हेलीकॉप्टर की ओर धुआंधार फायरिंग करने लगे। तभी चीख पड़े कि धड़ाम। स्टॉप फायरिंग। इस तरह अंधे होकर फायरिंग करोगे तो कार में बैठे व्यक्ति नष्ट हो सकते हैं। तड़ तड़ तड़। हुसैन खतरा, हम इस खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं असगर। दूसरे हेलीकॉप्टर में मौजूद रॉक्सी व मार्को, तुम लोग कार को हमारे हवाले कर दो वरना बेमौत मारे जाओगे। धमकी के जवाब में 2 शोले। धड़ाम भड़ाम। पर रॉक्सी भी दक्ष पायलट था। मार्को वे सीधे तरीके से मानने वाले नहीं हैं, तो फिर हम उल्टा तरीका अपनाते हैं। फिर दोनों में खुली जंग छिड़ गई। खुला आकाश जंग का मैदान बन गया। अचानक रॉक्सी ने हेलीकॉप्टर को एक गो, गोता खिलाया। ठाएं तड़ और मार्को की चलाई गोलियों ने रंग दिखाया। पर कटे पक्षी की तरह नीचे गिरने लगी कार। धड़ाम। उसी पल हम कामयाब हो गए मार्को। धड़ाम। इस घटना से पूरे भारत में मातम छा गया। हमारी सारी सुरक्षा धरी की धरी रह गई। सर वे इराकी एजेंट थे। तभी मिथुन ने प्रवेश किया। सर, इराकी एजेंटों का हेलीकॉप्टर 20 किलोमीटर दूर मलबे के रूप में पड़ा है। यस सर, यह काम खूंखार अमेरिकी एजेंटों ने किया है। ओह माय गॉड, यानी अब वे चारों अमेरिका पहुंच जाएंगे। मुझे प्रोफेसर कान से मिलना चाहिए। मुझे पहले ही शक था, इसलिए उनका ब्रेन वॉश करके उनकी याददाश्त खत्म कर दी थी। पर उनकी याददाश्त वापस लाई जा सकती है। इससे पहले निष्क्रिय करने होंगे वे चारों कैप्सूल। इराक में अभी भी बंदी मेजर का जुर्म उठाए जा रहे थे। इराक में अभी भी बंदी मेजर पर जुर्म उठाए जा रहे थे। बड़ी सख्त जान है। आखिर सलीम को टूटना पड़ा। अगर 1 मिनट में तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया तो इस मासूम की मौत के जिम्मेदार तुम होगे। नहीं, मेरी वजह से इस मासूम की हत्या क्यों करते हो? तो फिर बको। सबसे पहले तो यहाँ यह सबसे पहले तो यह जान लो कि मैं मेजर सलीम बेग नहीं हूँ। तुम मेजर सलीम नहीं हो? कौन हो तुम? मैं खान हूँ, सलीम का दोस्त। खान ने पूरी बात बता दी। या अल्लाह, अब मेजर कहाँ है? वह इस वक्त भारत पहुंच चुका होगा। तभी सर गजब हो गया। क्या बात है हमीद? हमारे जासूसों ने उन तीनों का अपहरण कर लिया था, पर अमेरिकी जासूसों ने उन्हें मार गिराया। क्या? ओह, वे 3 नहीं 4 हैं। वे चारों अमेरिका में। जवाब दो, कहाँ हैं कैप्सूल? क्या कोड है उनके उपयोग का? कौन से कैप्सूल? हम कोई मरीज हैं जो कैप्सूल रखेंगे? तुम लोग ऐसे मुंह नहीं खोलोगे, पर हमें मुंह खुलवाना आता है। हमें कुछ नहीं मालूम। यातनाओं का भयंकर दौर शुरू हो जाता है। आ शराब। ओ आ शराब। आखिरकार ब्रेन डिटेक्टर ने रहस्य खोल ही दिया। ओह माय गॉड, क्या बात है डॉक्टर लार्गो। चारों के दिमाग का ऑपरेशन करके ब्रेन वॉश किया गया है। चौंक पड़ा नायटन। क्या? अब क्या होगा? इनकी याददाश्त वापस लानी होगी। प्रोफेसर कांत, आज छठा दिन है भारत में। प्रोफेसर कांत, आज छठा दिन है। मुझे याद है सर, पर सैकड़ों परीक्षण करने के बाद निराशा ही हाथ लगी है। आखिर है क्या भला ये कैप्सूल? अचानक उन्हें जैसे बिच्छू ने डंक मारा हो। अरे, तुमने एक बात नोट की डॉक्टर? क्या सर?
इन कैप्सूलों की सतह एक तरफ से खुरदुरी है। हाँ सर, दूरदर्शी से परीक्षण के बाद उन पर छोटे बड़े दाने उभरे हुए हैं। चीफ के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। डॉक्टर, कैप्सूल को निष्क्रिय करने का फार्मूला मिल गया। क्या? कैसे सर? आपने कैप्सूल के बाइनरी कोड सिस्टम में पढ़ा होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक करंट 1 माना जाता है और 2 झटके 0 माने जाते हैं। मान लो इन पर अगर छोटा दाना 1 है और मोटा दाना 0, इसे बाइनरी कोड द्वारा हम हल करने की कोशिश करो। ओह! यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। फिर दोनों जी जान से कोड हल करने लगे। 0 1 0 0 1 1 1 0 0। परीक्षण के बाद बास्केट कैप्सूल अंतरिक्ष। इसका मतलब कि कैप्सूलों को अंतरिक्ष में भेज दिया जाए। और अमेरिका में एक खतरनाक निर्णय लिया जा रहा था। भारत अगर हमें कैप्सूल देने के लिए राजी नहीं हुआ तो हम उन चारों को खत्म कर देंगे और कैप्सूल बम भारत में ही विस्फोट हो जाएंगे। यह सूचना जब हिंदुस्तान पहुंची, मिस्टर कार्टन, आप होश में तो हुए? हाँ हाँ हाँ, हिंदुस्तान को बचाने का यही तो एक तरीका है, कैप्सूल हमें दे दे। इन्हें ये नहीं बताना चाहिए कि हमने कैप्सूलों को निष्क्रिय करने का प्लान बना लिया है। ओके, हम हिंदुस्तान की तबाही नहीं चाहते, हम कैप्सूल देने के लिए तैयार हैं। हमारा एजेंट किसी भी समय आकर ले सकता है। चालाकी की तो विनाश ही विनाश दिखाई देगा। संपर्क टूटते ही चीफ ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान को निर्देश दिया, जल्द से जल्द तीव्र गति से अंतरिक्ष यान का प्रबंध कीजिए। सर, हमें सुबह तक का वक्त चाहिए। ठीक है, पर ध्यान रहे, सुबह का मतलब सिर्फ सुबह। उधर अमेरिका की हवाओं में एक और तूफान घूम रहा था। अमेरिकियों, ध्यान से देखो, जो इराकी मेजर सलीम बेग तुम्हारे पास है, नकली है। इसका हमशक्ल असली हमारे पास है। ओह माय गॉड, ये तो सलीम बेग ही है। पर उन तीनों के साथ कौन है? अगर तुमने उस दगाबाज मेजर को हमारे हवाले न किया तो हम इसे खत्म कर देंगे। फिर अमेरिका की धरती पर प्रलय आ जाएगा। जी हाँ, असली तो वही है। मेरी तो शक्ल मिलती है, इसलिए उसे बचाने की खातिर मैंने उसके नाम का सहारा लिया। क्या लगता है मेरे देशवासी कोई चाल चलकर मुझे अमेरिका से निकालना चाहते हैं? नार्टन ने इंडिया संपर्क मिलाया। हेलो हेनरी, क्या तुम्हें भारत से वे कैप्सूल मिल गए? और हेनरी, वह तो अपनी मर्जी से हिल भी नहीं सकता था। यस सर, मैंने कैप्सूल लेकर इंडिया से चल पड़ा हूँ। हेनरी कैप्सूल बम लेकर चल पड़ा है। अब इस नकली मेजर को इराकियों को सौंप देना चाहिए। हम तुम्हें नकली सलीम बेग को सौंपने के लिए तैयार हैं, पर तुम असली मेजर को कुछ नहीं करोगे। हम वादा करते हैं। 7वें दिन सुबह सब तैयारी हो गई। यस सर, कैप्सूल बम रॉकेट में रखे जा चुके हैं। फिर उल्टी गिनती शुरू हो गई। उसी पर हेनरी कहीं, सर हफ हफ, मैं हेनरी बोल रहा हूँ। उन्होंने जो कुछ मैंने कहा था वह गनों के दम पर कहलवाया था। कैप्सूल बम भारत के पास ही है। मैं बड़ी मुश्किल से उनकी कैसे भागा हूँ। वाट? हाँ सर, वे कैप्सूल बमों को रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेज रहे हैं। 7 6। हिंदुस्तान को अब इस धोखे की सजा अवश्य मिलेगी। मैं अभी उन तीनों को खत्म कर देता हूँ ताकि कैप्सूल अंतरिक्ष में पहुंचने से पहले ब्लास्ट हो जाए। इराक में मेजर सलीम बेग अब अपने खुदा को आखिरी बार याद कर ले। पर मेरे मरते ही प्रलय मच जाएगा धरती पर। हमें अमेरिका से बदला लेने के लिए प्रलय का सामना करने को तैयार हैं। 5 4 2 1। आकाश की गति से आकाश की छाती फाड़ता अंतरिक्ष यान
धड़ाम झू। उसी पल इराक में धाए धाए तब उधर अमेरिका में। तभी तीनों की मौत का अफसोस तो बहुत होगा, परंतु इंडिया ने हमें कैप्सूल बम न देकर दुश्मनी मोल ली है हमसे। तीनों का बदन छलनी कर दिया। इनके मरते ही कैप्सूल बम फट गए होंगे भारत में। वाकई उनके मरते ही बम फट गए, मगर भारत की धरती पर नहीं, अंतरिक्ष के गहन अंधकार में। धड़ाम धड़ाम। जो भी ग्रह उनकी हद में आया, धड़ाम, उनका अस्तित्व सदा के लिए खत्म हो गया। धड़ाम। एक बार विश्व में क्या भारत का बाल भी बांका न हुआ। तहलका मच गया, विश्वास नहीं होता जब उन्होंने सुना कैप्सूल बम क्या स्वयं निष्क्रिय हो गए। और उन सवालों का जवाब उन्हें तब मिला जब सभी पृथ्वीवासियों को मोगासा की बधाई स्वीकार हो। यह तो वही है। आप सोच रहे होंगे कि हमने पृथ्वीवासियों को कैप्सूल बम क्यों दिए। वास्तव में हमने अपनी साइंस द्वारा पता लगा लिया कि हमारा ग्रह अपनी कक्षा में घूमते घूमते 5 वर्ष बाद एक अन्य ग्रह से टकराकर ध्वस्त हो जाएगा। अतः हमें ऐसे ग्रह की खोज की जिसका वातावरण हमारे ग्रह जैसा हो। पृथ्वी ही हमें ऐसा ग्रह मिला जहाँ हम नई दुनिया बसा सकते थे। हमने निर्णय किया कि पृथ्वीवासियों को खत्म करके अपनी दुनिया बसाएंगे, पर हम भी अहिंसावादी हैं, इसलिए पृथ्वीवासियों को जीने का एक मौका देना चाहते थे। पर यहाँ पहले ही आबादी बहुत थी, इसलिए हमने 4 भिन्न जगहों से 4 आदमियों का अपहरण किया और उन्हें विनाशकारी कैप्सूल दिए। हमने सोचा था तुम लोग 7 दिनों में कैप्सूल निष्क्रिय करने में सफल हो गए तो ठीक, वरना तुम अपनी तबाही के स्वयं जिम्मेदार होंगे। और तुम लोगों की जीत हुई, जो ये सिद्ध करता है कि तुम्हारा विज्ञान और हमारे मुकाबले पिछड़ा हुआ है, परंतु प्रगतिशील है। अब हम अन्य किसी ग्रह को तलाश करेंगे। अलविदा दोस्तों। अगले दिन भारत में सारे गिले शिकवे दूर करने के लिए एक मीटिंग हुई। साथियों, आज 7 दिनों में जो कुछ हुआ उसे भूल जाना चाहिए और हमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा 7 दिन पहले करते थे। हम सब आपकी बात से सहमत हैं मिस्टर सिंह। साथ ही हम उन चारों को नहीं भूलना चाहिए जो किसी देश विशेष के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति की रक्षा के लिए कैप्सूलों को अपनी जान से भी ज़्यादा कीमती समझते थे। फिर भारत में उन शहीदों को पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी गई। उन शहीदों को ऋण धरती शायद कभी न उतार सकेगी। उन शहीदों समाप्त। मास्टर जी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, परीक्षा में नकल कर रहे हो। एक गांधी जी थे, मास्टर जी कहने के बावजूद उन्होंने नकल नहीं की। मास्टर जी, उनके जैसा छात्र आज कहाँ मिलते हैं। फिर वैसे मास्टर जी भी कहाँ मिलते हैं जो नकल करने के लिए कहें।